हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे बनता है, एक सर्कुलर लूप में कैसे बनता है, सोलिनॉइड में कैसे बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी वायर को रख दिया जाए, वायर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, ऐसे कंडक्टर को रख दिया जाए तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट के बारे में अभी पढ़ेंगे, फोर्स लगता है इसके ऊपर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, वायर मतलब कंडक्टर जो है, हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बारे में बात करते हैं। जब भी किसी भी कंडक्टर को, कंडक्टर मतलब वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस वायर में करंट फ्लो हो रहा होना चाहिए, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा होना चाहिए, तब उस वायर के ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, अब उस फोर्स को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स, उसकी बात करेंगे कि कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा, कितना लगेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको अरेंज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक्टिविटी के हेल्प से समझे कि एक्टिविटी कैसा होता है। हम लोग इसमें एक्टिविटी में कुछ चीजें लेंगे, जैसे कि एक पहला होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट वो यू शेप का होता है जो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हॉर्स शू मैग्नेट लेंगे और ऐसे रखेंगे, एक ऐसा हॉर्स शू मैग्नेट लेंगे। ठीक है, अब इस मैग्नेट में दो पोल होते हैं ना, तो मान लो ये नीचे वाला ये नॉर्थ पोल है और ऊपर वाला ये जो है ये साउथ पोल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके अंदर मतलब मैग्नेट को हम लोग ऐसे रखे हैं, ऐसे रखा गया है। अब इसके अंदर हम लोग एक कंडक्टर रखेंगे ऐसे करके, ऐसे। अगर ये कंडक्टर है तो इसको ऐसे रखेंगे। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ पे एक कंडक्टर हम लोग रख रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब ये कंडक्टर जो है, ये एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर हो या फिर कॉपर का हो, कुछ भी जैसा भी हो, एक कंडक्टर हो। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक वायर लेंगे जिसमें वायर को ऐसे करके इसमें बांधेंगे। ये वायर इससे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे और इसका जो दूसरा एंड है उसको भी ऐसे करके यहाँ से कनेक्ट करेंगे। और इसको कैसे रखेंगे, ऐसे तो ये रहेगा नहीं ना, इसको पूरा अरेंज करते हैं। रुको। ये एक स्टैंड है, ये एक स्टैंड है। अब स्टैंड तो थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा भी कर लेते हैं। ये एक स्टैंड है, ठीक है, ऐसा एक स्टैंड है। अब ये जो स्टैंड है इसमें ऐसे करके इसको रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक बैटरी लिए हैं जिसका पोटेंशियल V है और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी लिखना नहीं है, नहीं है। ठीक है, ऐसा एक अरेंजमेंट करेंगे। इसमें क्या क्या करें देखो बता रहे हैं। एक हम लोग क्या लिए हैं, एक मैग्नेट लिए हैं। कौन सा शेप का मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, ऐसे होता है हॉर्सशू मैग्नेट, इसको ऐसे रखे हैं और इसके अंदर एक कंडक्टर ऐसे फंसा के रखे हैं, ऐसे रखा गया है इसमें। ठीक है, ऐसे रखा गया है। अब ये जो कंडक्टर है इसको वायर से कनेक्टेड किया गया है, ऐसे इधर से और इधर से, बस ये इतना किया गया है। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो इधर से ऐसे करंट फ्लो करने लगेगा, ऐसे। और कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, ऐसे आके ऐसे जाएगा, इधर करंट जाएगा, इधर से करंट आएगा, ऐसे। ये है, ठीक है। अब हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है। इधर से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऊपर की तरफ। और इधर करंट जो जा रहा है ऐसे अंदर जा रहा है। ठीक है,
तो हम देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन किया जाएगा तो ये जो कंडक्टर है ये बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। अब ये बाहर की तरफ क्यों निकला? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ये बाहर की तरफ ही क्यों निकला और ये अंदर की तरफ क्यों नहीं गया? हम क्या करेंगे, जब इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, डायरेक्शन मतलब ये जो बैटरी ऐसे इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल है, इसको अगर उल्टा कर देंगे, मतलब इस साइड में अगर नेगेटिव कर देंगे, इधर अगर पॉजिटिव कर देंगे, बैटरी को उल्टा लगा देंगे, तो क्या होगा, करंट जो होगा करंट इधर से फ्लो होगा और इस कंडक्टर में करंट ऐसे होगा, जो ऐसे जा रहा था अंदर की तरफ जा रहा था वो बाहर की तरफ आएगा। अब देखेंगे कि जो ये कंडक्टर है ये अंदर की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है। जैसे ही इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, और जब करंट इधर से ऐसे जा रहा है तो कंडक्टर बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो ये कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा हो और उस वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि यहाँ पे दो मैग्नेट हो गए ना भाई। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे हम लोग, कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैग्नेट है, करंट कैरिंग वायर जो है वो एक मैग्नेट है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे एक मैग्नेट हम लोग रखे हैं, तो यहाँ पे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स भी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा है ना। तो कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको जानने के लिए एक रूल पढ़ते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में आने से पहले एक और चीज हम समझते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेट किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स ही तो लगाएगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा कब कम लगेगा, उसको हम लोग अभी समझते हैं पहले। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसके इसके ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स। देखो, फर्स्ट फैक्टर किस किस के ऊपर ये डिपेंड करता है, जैसे कि हमको ये पता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगा पाएगा। भाई कॉमन सी बात है कि कोई भी चीज जब एक चीज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा तो जितना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, है ना। तो मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जिसको मैं एफ लिख रहा हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग भी लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कौन सा फैक्टर मैग्नेटिक फोर्स को अफेक्ट करता है, तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे अफेक्ट करता है? डायरेक्टली, मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। दूसरा फैक्टर, एक और फैक्टर देखो, करंट, जितना ज्यादा करंट हुआ उतना ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई जितना ज्यादा करंट होगा ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक मैग्नेट है, तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके पास में उतना ज्यादा फोर्स लगा पाएगा वो। तो ये जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है ये करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसके ऊपर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो और एक चीज, थर्ड थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो कंडक्टर है इसके लेंथ के ऊपर। ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं, पूरा ऐसे वायर की बात नहीं कर रहे हैं। ये छोटा सा जो हम लोग कंडक्टर लिए है ना, मान लो ये एल्यूमिनियम का था तो इसका लेंथ जो है एल मान लेते हैं, तो ये एल लेंथ के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसको अगर बढ़ा दिया जाए, लंबा कर दिया जाए तो और ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स है ये लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फोर्स। एक और फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर। किस किस के एंगल के ऊपर? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट, मतलब ये करंट एलिमेंट के करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम उसकी बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग यहाँ पे तीनों को एक परपेंडिकुलर रखें। कैसे? देखो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो इसमें करंट जो है वो करंट तो ऐसे जा रहा है ना भाई, इसको ऐसे रखें हम लोग, ये मैग्नेट है और हम लोग कंडक्टर ऐसे रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, कंडक्टर में करंट अंदर की तरफ, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंगल को कंसिडर नहीं करेंगे। ये तीन फैक्टर याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर? पहला है मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। सेकंड फैक्टर, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा वायर में उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उस वायर के ऊपर। थर्ड फैक्टर, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा।
ये तीन ही फैक्टर याद रखना है, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि कौन से ये बाहर की तरफ क्यों जाएगा और अंदर की तरफ क्यों जाएगा जब डायरेक्शन चेंज कर देंगे करंट की, तो ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए उसको बताता है एक रूल है जो जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो रूल को पढ़ते हैं, क्या है इधर लिख देते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये कहता है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में ये जो तीन फिंगर थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों को ऐसे ओपन करना है जैसे कि ये तीनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के साथ। जैसे इधर ये थंब है, इधर इंडेक्स फिंगर है, इधर मिडिल फिंगर है। अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री और इन दोनों के बीच में भी ये 90 डिग्री, मतलब तीनों को ऐसे ओपन करना है, तीनों फिंगर को, जैसे कि ये एक दूसरे के साथ तीनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ओपन करना है लेफ्ट हैंड को। फिर कहता है कि अगर ये इंडेक्स फिंगर मतलब फर्स्ट फिंगर जो है, फोर फिंगर भी कहते हैं, तो ये इंडेक्स फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा और ये जो मिडिल फिंगर है ये अगर करंट के डायरेक्शन में रहेगा, तो ये जो थंब है ये किसका डायरेक्शन बताएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। फोर्स, और कह सकते हैं कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन बताएगा कंडक्टर का, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो कंडक्टर मूव करेगा ना। तो ये कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको लिख देते हैं, स्टेटमेंट इसका क्या है, ये कहता है ओपन योर लेफ्ट हैंड with thumb, index finger and middle finger in नहीं at लिखते हैं, middle finger at right angles to each other, right angles to each other. If index finger points in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of current, then the thumb gives the direction of force और मोशन लिख सकते हैं, मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखो, ओपन योर लेफ्ट हैंड विथ थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए ये तीनों फिंगर, ठीक है। फिर बोलता है इफ द इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा और मैग्नेटिक फिंगर सॉरी मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो मिडिल फिंगर है ये अगर करंट का डायरेक्शन देगा, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑफ द कंडक्टर। फिर थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, या फिर मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसका डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। याद आएगा, ऐसे ओपन करना है, एक दूसरे के पैरेलल हो, कौन, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर। अब इसको याद कैसे रखोगे, कौन सा मतलब कौन सा फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ऐसे इसमें लिख देना है, कैसे लिखोगे, ये जो थंब है, थंब में इसको लिख देना है, थंब जो है इसमें लिख देना है फोर्स, ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये जो मिडिल फिंगर है, सॉरी इंडेक्स फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, इसमें बी लिख सकते हो, या मैग्नेटिक फील्ड को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पे एम लिख देंगे, ऐसे एम, और ये बीच का जो है इसमें हम लोग लिख देंगे सी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये तीनों याद रहेंगे ना, ये तीनों फिंगर। देखो अब इन तीनों को ऐसे ओपन करो, अब इसको कैसे याद करोगे, ये थंब है, थंब मतलब बड़ा वाला फिंगर, बड़ा वाला मतलब लेंथ में नहीं, मतलब थंब है ना, ये सबसे सीनियर है, तो इसको लोगे एफ फॉर फोर्स, एफ फॉर फादर, यहाँ पे एम है, एम मतलब
एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसको मान लो मदर, और फिर नेक्स्ट जो आएगा वो चाइल्ड, मतलब फादर मदर चाइल्ड, पहले फादर आया फिर मदर आया फिर चाइल्ड आया, ठीक है। इन दोनों को ऐसे याद रखना। फादर मतलब फादर एफ से स्टार्ट होता है, एफ मतलब यहाँ से फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा, एम मतलब मदर, मदर से मदर एम से स्टार्ट होता है, मतलब एम से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये देगा। सी मतलब चाइल्ड है यहाँ पे, चाइल्ड मतलब करंट का डायरेक्शन देगा, क्योंकि चाइल्ड सी से स्टार्ट होता है तो सी फॉर करंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना, फादर मदर चाइल्ड ऐसे, और ये तीनों ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स अने करंट करिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो वायर है ये कंडक्टर ही है, ठीक है। वायर मतलब कंडक्टर, वही जो कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता कराता है वो कंडक्टर, ठीक है। तो हो गया ये। इसके बाद जो टॉपिक है वो है एसी और डीसी। फिर इसके बाद उसके बाद और टॉपिक हैं जैसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है ना, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं एसी और डीसी होता क्या है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। करंट दो टाइप के होते हैं, एक एसी और एक डीसी, इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। हटाते हैं इसको, हम इसको ना कंपेयर करके पढ़ेंगे। कंपेयर मतलब जैसे कि इधर लिख देते हैं, मान लो डायरेक्ट करंट, और इधर लिख देते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट को कहते हैं डीसी, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग कहते हैं एसी। तो ऐसे हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे इन दोनों को, बीच से ऐसे लाइन दे देते हैं। अब देखो, अल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट होता है क्या है। डायरेक्ट करंट का डेफिनेशन लिखते हैं, ए करंट a current whose magnitude is either constant or variable, but direction of flow in a conductor, in a wire भी लिख सकते हैं, in a wire remains constant, is called constant remains the same लिख देते हैं, remains the same is called a direct current, is called direct current, is called direct current। और डीसी मतलब ये क्या कह रहा है, a current whose magnitude is either constant or variable but direction of flow in a wire remains the same, उसको हम लोग कहते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। मतलब ये क्या कह रहा है, एक वायर में जो करंट का फ्लो होता है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे अगर ये वायर है तो इसमें अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम या फिर ज़्यादा हो सकता है या फिर कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ऐसे करंट को हम लोग कहते हैं डीसी। जैसे कि अगर इसको ग्राफ में ड्रॉ करें तो कैसा होगा, ये अगर ये एक एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस को, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, अगर करंट कांस्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसा बनेगा ग्राफ, अगर उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो उसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका ग्राफ ऐसे टेढ़ा बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसका डायरेक्शन कभी भी, जैसे कि ये पॉजिटिव में है वैल्यू, ये ग्राफ के नीचे नहीं आएगा, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा ना, डायरेक्शन चेंज हो गया। नेगेटिव मतलब उल्टा डायरेक्शन, जैसे कि ये वायर है, करंट अगर इधर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो ये ग्राफ नीचे भी बनता, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है इस ग्राफ से, कि करंट जो है यहाँ पे डायरेक्ट करंट, वो या तो कांस्टेंट रह सकता है, नहीं तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, लेकिन वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है उसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा एक कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो इसको एक ही ग्राफ बनाते हैं इसमें, ऐसा ही रहने दो। इसको हम लोग कहते हैं एसी, सॉरी डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब एसी का क्या होगा, एसी का डेफिनेशन क्या होगा, ए करंट, a current whose magnitude changes with time and direction reverses periodically, periodically
इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसको कहते हैं हम लोग एसी, इसको कहते थे क्या, डीसी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ए करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। यहाँ पे क्या था, या तो कांस्टेंट रहेगा नहीं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है देखो, ए करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, मतलब डायरेक्शन भी चेंज होगा, डायरेक्शन रिवर्स होगा पीरियोडिकली, मतलब टाइम के साथ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, चेंज होगा। जैसे डायरेक्शन था कुछ टाइम बाद उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब चेंज हो रहा है डायरेक्शन, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसका अगर ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, देखो ये इसका मैग्नीट्यूड पहले इंक्रीजिंग हुआ फिर डिक्रीज हो गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो गया, फिर ऐसे जाएगा फिर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो गया, फिर डिक्रीज होते होते जीरो हो गया। अब जीरो होने के बाद फिर टाइम जो है, टाइम बढ़ता जा रहा है ऐसे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये नेगेटिव हो गया, उल्टा डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगा, मैक्सिमम हो गया, फिर डिक्रीज होते होते फिर जीरो हो गया। अब जीरो होने के बाद फिर उसका डायरेक्शन जो है, पहले जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में आ गया, इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ये चल रहा है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है घट रहा है, चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेंज हो रहा है। टाइम पीरियड मतलब क्या, देखो ये जो इसका ग्राफ है ये वेव जैसा है, वेव स्ट्रक्चर जैसा है ना, वेव जैसा। तो ये वेव के जितने प्रॉपर्टी होते हैं सारे प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो वेव के कितने सारे प्रॉपर्टी होते हैं, एक होता है वेव का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सारा चीज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमको ये पता है, वेव में तो हमको पढ़े हैं ना क्लास 9 में, जो साउंड चैप्टर था उसमें वेव के बारे में पढ़े हैं, तो वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा याद कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये एक्स एक्सिस से जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, ये मैग्नीट्यूड का, उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाला जो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है इसको कहते हैं ट्रॉफ। ठीक है, वेवलेंथ होता है, एक वेव जब ये कंप्लीट होता है, कंप्लीट किसको कहते हैं, जब ये पॉजिटिव वैल्यू एक रहेगा और नेगेटिव वैल्यू एक रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं एक कंप्लीट वेव, मतलब वन साइकिल ऑफ वेव कहते हैं। ठीक है, तो जब ये वन साइकिल कंप्लीट करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, या फिर ये एक क्रेस्ट ये एक क्रेस्ट, तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी कहते हैं वेवलेंथ। तो एक वेवलेंथ कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल वेव, एक कंप्लीट साइकिल होने में, मतलब वेव का एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल बनते हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एसी करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है, भाई ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जैसे कि ये करंट, ये एक वायर है, इसमें अगर एसी करंट फ्लो कर रहा है, तो अभी करंट अगर ऐसे जा रहा है तो नेक्स्ट मोमेंट में करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। और हमारे घर में जो करंट आता है ना, वो एसी होता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। अब ये जो एसी करंट है, इसका एक फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम लोग कहते हैं, कितना होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है, इसका फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को एफ लिखते हैं, न्यू भी लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो घर घर में जो करंट आता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई जिसको कहते हैं, वो जो एसी होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज का। अब 50 हर्ट्ज इसका मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज मतलब होता है ये एक सेकंड में 50 साइकिल ऑफ एसी बन रहा है। एसी करंट का कितने साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 मतलब क्या, कि अब बताओ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक सेकंड में कितने साइकिल बनेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता, फ्रीक्वेंसी 1 होता, मतलब एक सेकंड में एक ही साइकिल बनता, 2 होता तो 2 साइकिल बनता, यहाँ पे कितना है 50 है, 50 है, तो एक सेकंड में 50 नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे बनते हैं एसी के। मतलब डायरेक्शन कितने बार चेंज करेगा, एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है। देखो, एक बार यहाँ पे कर रहा है, दूसरी बार यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, मतलब 1 साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है, तो 50 साइकिल में कितने बार डायरेक्शन चेंज करेगा, 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करेगा ना। तो हमारे घर में जो एसी आता है वो एक सेकंड में कितने बार डायरेक्शन चेंज करता है, 100 टाइम्स, एक सेकंड में 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो ये होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट। ये है डीसी, ये है एसी। अब डीसी के जो सोर्स होते हैं, डीसी करंट हमको कहाँ कहाँ से मिलता है,
ये फर्स्ट पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये थर्ड लिख देते हैं। ऐसे ये फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, ये सेकंड पॉइंट, और ये क्या थर्ड। हाँ, ये सेकंड पॉइंट में आया। थर्ड जो है, यहाँ पे थर्ड लिखते हैं। देखो थर्ड पॉइंट जो है, डीसी करंट के सोर्स क्या क्या है, डीसी करंट कहाँ कहाँ से मिलता है। एसी करंट का सोर्स हमको पता है, एसी करंट कहाँ कहाँ से मिलता है हमको, भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से मिलता है एसी करंट। डीसी करंट के सोर्स क्या क्या है, डीसी करंट के सोर्स हैं सेल, इसको खाली सेल नहीं कहते, इसको हम लोग ड्राई सेल कहते हैं। ड्राई सेल जो हमको मिलता है मार्केट में, इजीली मिल जाता है ड्राई सेल। और होता है क्या, बैटरी और सोलर सेल, ये सारे जो होते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स होते हैं, सॉरी डीसी, डायरेक्ट करंट के सोर्स होते हैं डीसी के। ड्राई सेल, बैटरी, सोलर सेल, या फिर एक और होता है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर ये भी डायरेक्ट करंट का सोर्स है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में मिलता है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से मिलता है हमको ये। तो ये सारे इसके सोर्स होते हैं, इसके सोर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता, इसके सोर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम लोग घर में अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा क्यों यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट क्यों यूज नहीं करते, उसका रीज़न है। देखो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब डीसी करंट यूज ना करने का कुछ रीज़न है, ठीक है। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं एसी करंट यूज करने का। पहला एडवांटेजेस जो है, एसी करंट को हम लोग इजीली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक काम, एक चीज़ और याद रखना, डायरेक्ट करंट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। भाई ये जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल में करंट स्टोर करके रहता है ना, मतलब ड्राई सेल में हम लोग करंट को स्टोर कर सकते हैं, करंट स्टोर होकर रहता है। अल्टरनेटिंग करंट स्टोर नहीं हो सकता, डायरेक्ट करंट स्टोर होता है। तो ये कैसे इतना ज़्यादा मतलब यूजफुल है इससे, अगर इसको स्टोर भी नहीं कर सकते तो डायरेक्ट करंट तो ज़्यादा यूजफुल होना चाहिए। नहीं, क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग इजीली डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली, बहुत इजीली, रेक्टिफायर यूज करके। भाई इन्वर्टर जो होता है ना, उसमें रेक्टिफायर लगा होता है, रेक्टिफायर यूज करके हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं और बैटरी में फिर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट इसीलिए इतना ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि इसको इजीली डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा रीजन है, इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा दूर तक पहुंचाना होता है, ज़्यादा दूर तक पहुंचाएंगे तो ये ना पावर लॉस कम होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें पावर लॉस कम होता है, इसमें पावर लॉस ज़्यादा होता है डीसी करंट में। तो एसी करंट इसलिए ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसमें इसको ज़्यादा दूर तक हम लोग इजीली ट्रांसमिशन करा सकते हैं और इसमें पावर लॉस भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एडवांटेजेस जो है एसी यूज करने का, वो है कि इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट जो होता है वो कम आता है। डायरेक्ट करंट को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो इसका कॉस्ट ज़्यादा आता है, मतलब डायरेक्ट करंट महंगा है, अल्टरनेटिंग करंट सस्ता है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस इतना याद रखो, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए। पहले अल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में ईजी होता है क्योंकि इसमें पावर लॉस कम कम होता है, इसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट भी कम आता है। नेक्स्ट, इसको इजीली डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट करंट का भी कुछ एडवांटेजेस होता है भाई। क्या, कि अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट कम डेंजरस होता है, मतलब अल्टरनेटिव करंट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, डायरेक्ट करंट इतना ज़्यादा डेंजरस है नहीं। डायरेक्ट करंट डेंजरस नहीं है, थोड़ा कम है, अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा डेंजरस है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। एक और डिसएडवांटेजेस है अल्टरनेटिंग करंट का, जो है इलेक्ट्रोलिसिस। डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, अल्टरनेटिंग करंट यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, सेपरेट करना होता है ना। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम लोग जो मिक्स होकर रहते हैं मेटल्स, जो कंपाउंड होता है उसको तोड़ा जाता है। अब तोड़ने के बाद एनायन और कैटायन के फॉर्म में वो लोग टूट जाते हैं, है ना। तो अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे डायरेक्ट करंट को यूज ना करके, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो एक इलेक्ट्रोड्स एक टाइम में पॉजिटिव होगा, दूसरे टाइम में वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उसका पोलैरिटी चेंज होता रहेगा ना, तो बार बार, तो उसमें एनायन किधर जाएगा कैटायन किधर जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस अल्टरनेटिंग करंट में नहीं हो सकता, डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़े अल्टरनेटिंग करंट का। एक, कि ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हार्मफुल क्या डेंजरस होता है। नेक्स्ट, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिस्टिंक्शन, इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग ट्वेल्थ में। एक चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट के नाम से ही एक चैप्टर है,
वहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, बाय।